दोस्तों नमस्कार। 2023 की बाजी हर कोई हारा है, तो क्या 2024 की बाजी जीती जा सकती है? क्योंकि हारने वालों की कतार में संसद भी है, सुप्रीम कोर्ट भी है, विपक्ष भी है, इस देश की नौकरशाही भी है और मीडिया भी है। लेकिन जीतने की परिस्थितियां 2024 का रास्ता क्या वाकई ऐसा बताती है, जिसमें इस देश के भीतर हर मुद्दे को लेकर जितनी बड़ी ताकत के साथ लोगों के भीतर उठते हुए सवाल हैं, उन सवालों का जवाब राजनीतिक तौर पर कोई भी दे पाने की स्थिति में नहीं है। इसीलिए क्या यह मान लिया गया कि जिस 2024 का इंतजार 2023 में यह सोचकर हो रहा था कि इस चुनाव के बाद 2024 की परिस्थितियां बदल जाएंगी, और बदलने वाली परिस्थिति के बीच सत्ता ने मान लिया था कि चुनाव असल में 2024 में नहीं, 2023 में ही है। और इसीलिए 2023 की बाजी जिस लिहाज से सत्ता ने खेली और पूरी कतार हारती हुई दिखाई देने लगी, उसके बाद यह बड़ा सवाल इस दौर में है, क्या 2024 जीता जा सकता है? क्या वाकई खेल अभी बाकी है? यह सवाल इसलिए क्योंकि मौजूदा वक्त की राजनीति और राजनीति करने वालों का अतीत, इस बीच में कितनी गहरी खाई बनाई जा चुकी है, उसे पाटने के लिए सिर्फ तीन लोग चाहिए। तीन ऐसे लोग जिनका अपना अतीत भारत की राजनीति को मौजूदा वक्त की स्थिति में डिगा सकता है। उद्धव ठाकरे राजनीतिक तौर पर शिवसेना की पहचान हिंदूवादी संगठन के तौर पर, और जब अयोध्या कांड की शुरुआत होती है तो उसमें बाला साहब ठाकरे छाती ठोक कर और खुले तौर पर यह कहने से हिचकते नहीं हैं, मैं ही हूं, मेरी ही पार्टी है, मेरे ही शिव सैनिक हैं। जो हुआ अयोध्या में, जो बाबरी मस्जिद विध्वंस हो, कोई भी साथ खड़े होने को तैयार नहीं। उस दौर में भी लाल कृष्ण आडवाणी हो या मुरली मनोहर जोशी हो, किसी ने कुछ नहीं कहा तो बाला साहब ठाकरे ने। लेकिन मौजूदा वक्त में अयोध्या के जरिए इस देश की राजनीति को अपने अनुकूल करने कौन निकल पड़ा है? जो निकल पड़ा है उसका अयोध्या के भीतर और अयोध्या कांड के भीतर कौन सा योगदान किस रूप में अतीत के दौर में याद रखा जाएगा? तो पहला सवाल, क्यों उद्धव ठाकरे मुंबई में रहेंगे जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में रामलला के मंदिर में हो रही होगी? वह क्यों अयोध्या नहीं निकलेंगे और उन्हें क्यों नहीं निकलना चाहिए? यह कहना आसान है कि राम तो सबके हैं, लेकिन सवाल एक आंदोलन के बाद जब अयोध्या में राम मंदिर और राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम और उसमें सत्ता द्वारा आमंत्रित स्थितियों को इस देश में ऐसे परोसा गया जैसे बुलाया जा रहा है सिर्फ उन्हें जो भक्ति रस में डूबे रहते हैं। भारत की राजनीति में धर्म के आश्रय ध्रुवीकरण की राजनीति को बाखूबी कोई आज से नहीं, आजादी के बाद से बार बार उछाला गया, खेला गया। वो शायद अपने तौर पर हिंदू महासभा का दौर हो, आरएसएस का वक्त हो, जनसंघ का दौर हो या बीजेपी के मौजूदा वक्त की स्थितियां हो, धर्म के आश्रय ध्रुवीकरण की राजनीति को साधने की कोशिश इस देश के भीतर कई मौकों पर हुई। लेकिन क्या किसी ने यह सोचा था कि एक झटके में मंदिर भी इस देश में वीवीआईपी और दूसरी तरफ आम जन के बीच एक मोटी लकीर खींच देगा? कौन स्थितियां इस बात का निमंत्रण देगी और कौन इस बात के निमंत्रण की इजाजत देती है कि आप आए और आप नहीं आए? राजनीति यहां भी चली, खुले तौर पर चली। उद्धव ठाकरे को निमंत्रण नहीं मिला, लेकिन वामपंथी सीताराम येचुरी को जरूर मिला। बंगाल में ममता बनर्जी को जरूर मिला, लेकिन यह निमंत्रण राहुल गांधी के पास नहीं आया। सवाल बहुत साफ है, और खुली राजनीति जब धर्म के आश्रय और एक आंदोलन को अपने अनुकूल करने की परिस्थिति में आकर खड़ी हो जाए तो सोचना होगा उद्धव ठाकरे क्यों नहीं अयोध्या कूच करने को तैयार है? शिवसेना कहां गई? शिवसैनिक कहां गए? बाला साहब ठाकरे ने जिस राजनीति को सींचा, पनपाया, बढ़ाया, उसी की यह ताकत थी कि आरएसएस हो या बीजेपी हो, उसे साथ खड़े होने के लिए
कहीं दूसरी जगह नहीं, बाला साहब ठाकरे के दरवाजे पर जाना पड़ा राजनीतिक गठबंधन बनाने के लिए। लेकिन क्या मौजूदा वक्त उस पूरी राजनीति को खत्म करने पर अगर आमदा है, तो राजनीति को तराशते हुए अगर उद्धव ठाकरे मौजूदा वक्त में उस हिंदुत्व को अपने कांधे पर उठा ले तो क्या होगा? भारत की राजनीति का यह पहला बड़ा परिवर्तन है जिसमें शिवसैनिक, शिवसेना और उद्धव ठाकरे की खामोशी है। अगर यह एक क्षण के लिए पलट जाती है तो क्या होगा? इस पहले सवाल के साथ दूसरा सवाल इस देश में जाति की राजनीति से जुड़ी हुई है। अगर बाला साहब ठाकरे अभी नहीं है तो इस वक्त कांशी राम भी नहीं है, लेकिन बीएसपी मौजूद है, बहुजन समाज पार्टी की मौजूदगी है और उसकी अगुवाई कोई बाहरी शख्स नहीं कर रहा है, बल्कि अपनी राजनीतिक, अपनी धारा, अपनी विचारधारा से जिस मायावती को चलना सिखाया राजनीतिक तौर पर कांशीराम ने, वही मायावती इस दौर में जाति राजनीति में सीधे तौर पर न सिर्फ सेंध लगाने की स्थिति में है, बल्कि इस देश के भीतर जाति के नाम पर जो ध्रुवीकरण लगातार हो रहा है और उसका खेल खेला जा रहा है, कोई खुद को विचारक कहता है, कोई न्याय का ऐलान करता है, इन सब से इतर दूसरा चेहरा मायावती का ऐसा है जो राजनीतिक तौर पर अपनी हार, अपनी जिद और अपने भरोसे को जगा दे, जिद और हार को भूल जाए, नई परिस्थिति में खड़ी हो जाए। और साथ में इन दो चेहरों के साथ तीसरा नाम राहुल गांधी का है। राहुल गांधी का मतलब यह नहीं कि अब इंदिरा गांधी नहीं है, लेकिन कांग्रेस तो है। इस देश के भीतर में कांग्रेस की नेटवर्किंग ठीक वैसे ही है जैसे बीजेपी मौजूदा वक्त में अपनी उस ताकत के साथ खड़ी है, जहां पर उसके पास इस देश में हर प्रांत, हर गांव, हर पंचायत में कार्यकर्ता है। यह स्थिति वैचारिक तौर पर, विचारधारा के तौर पर कांग्रेस के भी साथ खड़ी है। यानी मौजूदा वक्त में सत्ता की ताकत तीन परिस्थितियों पर टिकी हुई है। पहला, इस देश में बीजेपी का कैडर, जिसको काउंटर करने के लिए कांग्रेस का कैडर देश भर में सक्रिय अगर हो जाए, पहली यात्रा में सक्रिय हुआ, दूसरी यात्रा में अगर उसके भीतर जिन जगहों से गुजरना है, जिन राज्यों से गुजरना है, वहां की परिस्थितियों में अगर वो जागृत हो गया तो एक झटके में एक नए तरीके की लकीर भारत की राजनीति में नजर आने लगेगी। यानी कैडर साथ में है। दूसरी परिस्थिति जो बीजेपी की ताकत है, वो जाति समीकरण के आधार पर राजनीति करने की है, जिसको खुले तौर पर चुनौती मायावती को देना है। और तीसरी परिस्थिति धर्म के आश्रय इस देश में वोटों का ध्रुवीकरण और खुद को हिंदूवादी पार्टी बनाने की सोच के साथ जब बीजेपी ने रखा है, तो यह सवाल कोई दूसरा नहीं, उद्धव ठाकरे को पूछना होगा। इस देश के भीतर ओबीसी कब से उन परिस्थितियों में आकर खड़े हो गए जो अतीत में ब्राह्मणों के पास था? जाति और धर्म की राजनीति के बीच बीजेपी ने इतनी मोटी मोटी लकीरें खींची कि एक झटके में उद्धव भी भूल गए कि उनकी सियासी जमीन कौन सी है। मायावती भी भूल गई वो किस राजनीति को साध सकती है, और इस प्रक्रिया में कांग्रेस भी भूलती चली गई कि उसकी अपनी ताकत क्या है। हमने शुरू में कहा, बड़ी हार 2023 में मिली है। एक ऐसी हार है जो संसद के भीतर किसी को खड़ा होने नहीं देती है, और लोकतंत्र को हारते हुए पहली बार संसद ने इस दिसंबर के महीने में ही देखा है, जब विपक्ष को बाहर कर दिया और भीतर में बिल दर बिल पेश होते चले गए, पास दर पास होते चले गए। 2023 की सबसे बड़ी विफलता या सबसे बड़ी हार लोकतंत्र का वही मंदिर है जिस मंदिर के भीतर सेंध लगी लेकिन गृहमंत्री बोलने नहीं आए। इस लोकतंत्र के मंदिर के भीतर इस देश में एक प्रांत को लेकर जहां पर आगजनी होती रही, जातीय समुदाय टकराते रहे, हिंसा होती रही, और ऐसी ऐसी विभत्स तस्वीरें मणिपुर से उभर कर आई जिस पर संसद में खामोशी बरती गई क्योंकि प्रधानमंत्री चुप थे। प्रधानमंत्री ने कुछ भी बोलना नहीं चाहा तो संसद भी मौन हो गई, और राजनीतिक तौर पर बार बार यह कहा गया कि दरअसल इस पे चर्चा नहीं होगी। कौन सी परिस्थिति है ये?
विपक्ष हारता हुआ दिखाई दिया। विपक्ष में लड़ने की ताकत राहुल गांधी ने अडानी का नाम लेकर खुले तौर पर अगर सत्ता को चुनौती दी कि आपका गठजोड़ क्या है कॉरपोरेट के साथ, अडानी के साथ, तो एक झटके में उन शब्दों को भी जो विपक्ष के द्वारा बोले गए थे पार्लियामेंट से उसको मिटा दिए गए। राजनीति का ऐसा खेल इससे पहले किसी बरस नहीं खेला गया जो 2023 में खेला गया। यह मार्च का महीना था, यह अप्रैल का महीना था जब यह सब कुछ पार्लियामेंट में अडानी कांड को लेकर शोर मचा था। और राहुल गांधी की बर्खास्तगी संसद के भीतर से हो, लेकिन इन तमाम परिस्थितियों में एक झटका किसी दूसरे ने नहीं, इस देश की नौकरशाही ने दिया। नौकरशाही के भीतर यह सवाल बड़े होते चले गए कि दरअसल उनकी अपनी समझ, अपनी परीक्षा, उनका अपना ज्ञान कोई मायने नहीं रखता है अगर वो सत्ता के अनुकूल है। नौकरशाही रेंगती हुई दिखाई देने लगी। इन तीन परिस्थितियों के भीतर ऐसा भी नहीं है कि अदालतें जाग गई। अदालत ने अपने अनुकूल फैसले दिए और इस फैसले की आगाज अगर ध्यान दीजिए तो गुजरात से निकला जब राहुल गांधी को 2 साल की सजा दी गई। सुप्रीम कोर्ट आते आते वो फैसला बदल जरूर गया और सुप्रीम कोर्ट की मौजूदगी ने इस बात का एहसास जरूर करा दिया कि इस देश में अभी भी संविधान बचा हुआ है। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट को ही फैसला इस देश की इकोनॉमी को लेकर, खास तौर से जो पॉलिटिकल फंडिंग होती है उसको लेकर करना था, तो सुप्रीम कोर्ट ने दरबार जरूर सजाया लेकिन फैसला सुरक्षित रख लिया। इस दौर में तो मीडिया भी हारा, वो तो नतमस्तक हो गया। उसके नतमस्तक की परिस्थिति ने एक नई परिभाषा इस देश के भीतर दे डाली कि सत्ता है तो देश है, देश है तभी सत्ता है। यह एक ऐसी परिस्थिति थी जिसमें संविधान में ऐसे शब्द कभी भी दर्ज किए नहीं गए, बल्कि ऐसे शब्द उभरे उससे पहले चेक एंड बैलेंस की व्यवस्था की गई थी। इस पूरी राजनीति के गलियारों से गुजरते वक्त आपके जहन में हो सकता है अब यह सवाल आए, क्या वाकई मौजूदा राजनीति, खास तौर से मायावती, उद्धव ठाकरे और राहुल गांधी, एक के पास संगठन है, कार्यकर्ताओं का पूरा एक विस्तार है, दूसरी तरफ जातीय राजनीति में सीधे तौर पर चुनौती देने के लिए मायावती है और धर्म के आश्रय ध्रुवीकरण करने की सोच के सामने उद्धव ठाकरे खड़े हैं। खड़े होना पड़ेगा, डगमगाने से काम नहीं चलेगा। और यह सवाल बहुत दूर की गोटी है कि कौन इस दौर में आपको क्या कहेगा। सवाल यह है कि आने वाले वक्त में आपको कैसे याद रखा जाएगा, यह भी सवाल है। और शायद इसीलिए एक नया सवाल एक दो नहीं, इस देश में दर्जनों मुद्दों को लेकर है। वो मुद्दा चाहे मीडिया का हो, चाहे सोशल मीडिया में नए आईटी सेंसर का निकल कर आ रहा हो, चाहे इस देश में अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी का हो, चाहे किसानों का हो, चाहे पुरानी पेंशन का हो, चाहे कॉरपोरेट का हो, चाहे चुनाव आयोग की नियुक्ति का हो, चाहे ईडी, सीबीआई, आईटी की मौजूदगी और उसके जरिए इस देश में कैसे कौन सी कार्रवाई को अमल में लाया जाता है उसको लेकर हो, चाहे सवाल महिला आरक्षण तक के सवाल को ठंडे बस्ते में डालने की प्रक्रिया संसद के भीतर सत्ता कैसे खेलती है उसका ही सवाल क्यों ना हो, या फिर सीएएनआरसी जिसका उछाल कहा जा रहा है फरवरी के महीने से शुरू होगा और शुरू भी बंगाल से होगा। ये तमाम मुद्दों की फहरिस्त में इस देश का शिक्षा, उसका स्तर, स्कूली शिक्षा और तो और हायर एजुकेशन में आइएगा तो इस देश के भीतर इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों इतना लड़खड़ा गया कि बच्चे पढ़ाई के लिए अब इस देश में रहना नहीं चाहते हैं। एक बड़ी कतार इस देश को छोड़कर जा रही है। इस देश का मेडिकल स्ट्रक्चर, हेल्थ और उसकी परिस्थितियां कितनी नाजुक है, क्या यह बताने की जरूरत होनी चाहिए। उस कतार में आगे बढ़िएगा तो हो सकता है आपके जहन में इस देश की माटी की खुशबू सुनाई दे, जहां स्वावलंबन होता था, जहां पर स्वदेशी का जिक्र होता था, जहां पे रोजगार का जिक्र होता था, जहां पे स्वावलंबन, खेती, किसानी और गांव से जुड़ते थे। ये सारे सवाल इस दौर में गायब कर दिए गए। किसने गायब किए? जिसने 2023 को पराजित किया और 2024 जीत ही जाएगा, अब ये वो मानकर चल रहा है। इन परिस्थितियों में इस दौर में रेवड़ी बटेगी या कॉरपोरेट को पूंजी दे दी चली जाएगी, कहां पर आप खड़े होंगे? इस दौर में जो भी भूमिका जिस रौब में होगी उसमें सवाल हिंदुत्व का भी है और हिंदू का भी है।
किसके हवाले होंगे मंदिर? सत्ता और धर्म के बीच एक लकीर होनी चाहिए। भारत का संविधान सेकुलरिज्म की दिशा में जाता है। सवाल यह नहीं है कि भारत इसके खिलाफ है, सवाल यह है जिसे इस देश को सहेजना है, नीतियां बनानी है, उसने तय कर लिया कि वह किस किस चोगे में, किस किस दौर में कैसे कैसे मौजूद रहेगा, और उसके सामने पूरी की पूरी राजनीतिक कतार नतमस्तक होती चली गई। तो ऐसे में एक आखिरी सवाल हर कोई पूछ सकता है, इस देश के भीतर में जो राजनीति को साधते हुए नेता निकले, क्या उन पर भरोसा है, या ये सिर्फ तिकड़मई लोग हैं जो सत्ता में आने के लिए कभी इंडिया का जिक्र करते हैं, कभी गठजोड़ करते हैं, कभी सीटों के तालमेल का जिक्र होता है। तो क्यों नहीं जो हार गए उन्हीं को एकजुट कर कर 2024 की एक नई बिसात खींच दी जाए? क्या यह संभव है? इस देश के भीतर मुद्दों के आसरे और उन मुद्दों को लेकर संघर्ष करने वाले लोग ही एकजुट होते चले जाएं, क्या यह संभव है? क्या यह संभव है कि इस देश में अगर वाकई इंडिया बन चुका है और इंडिया यह मानकर चल रहा है कि उसकी पार्टी से कौन किसको कितनी सीट मिलेगी, तो एक क्षण के लिए वह एक नए राजनीतिक प्रयोग की दिशा में बढ़ क्यों नहीं जाता है? यह राजनीतिक प्रयोग बहुत साफ है। जो मीडिया की आजादी चाहते हैं, उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, इस देश की 5 सीट उन मीडिया की आजादी की लड़ाई लड़ने वालों को दी जा सकती है। इंडिया दे सकता है क्या? यहां तक कि जो सोशल मीडिया के भीतर आईटी नए कानून को लेकर सवाल हो रहे, क्या उनको 3 सीट दी जा सकती है? दिल्ली का नोएडा मीडिया सेंटर है, मुंबई के भीतर भी मीडिया सेंटर की मौजूदगी है, देश के अलग अलग राज्यों में अलग अलग जगहों पर मीडिया की मौजूदगी है। उसमें से कोई 5 कॉन्स्टिट्यूएंसी को चुन लीजिए, वहां से मीडिया कर्मी चुनाव लड़ेगा। इंडिया साथ में खड़ा है, इंडिया पीछे खड़ा है। सिर्फ मीडिया का सवाल नहीं, बेरोजगारों की तादाद में इलाहाबाद और पटना 2 ऐसे सेंटर हैं जहां पर बेरोजगार आपको आंदोलन करते हुए दिखाई देगा। तो क्यों नहीं उनके लिए भी 5 सीट निर्धारित कर दी जाए कि उसमें से जो निकल कर आएगा वो चुनाव लड़े और इंडिया पीछे खड़ा रहे। 5 सीट उनके हवाले भी कर दी जाए। 5 सीट सीए एनआरसी को लेकर जो देश में आंदोलन हुआ या जो सवाल उठते चले गए, उन सवालों को लेकर उठाने वाले लोग, उन्हें भी 3-4 सीट दे दी जाए देश के अलग अलग हिस्सों से, और इसको बांटते चले जाइए कि जो कॉरपोरेट की लड़ाई लड़ते हैं, और खास तौर से मुंबई का इलाका जहां पर शेयर बाजार है, उस इलाके से कौन लड़ेगा? वही लड़े जो इस देश में सत्ता और कॉरपोरेट के नेक्सस के खिलाफ खड़ा हुआ हो। उन्हें भी 5 सीट दी जाए। उस आंदोलन से निकले या आंदोलन करने वाले लोगों के बीच से इस देश के किसानों ने आंदोलन छेड़ा, लेकिन इस देश में इंडिया खड़ा हो जाए। 5 सीट इस देश के किसानों के नाम, जो किसी पॉलिटिकल पार्टी में नहीं है, बल्कि वह किसान आंदोलन से निकले हैं या वहां आंदोलन कर रहे हैं, 5 सीट उनके हवाले भी कर दी जाए। चुनाव आयोग का विरोध करने की स्थिति में और ईवीएम का सवाल उठाने वाले लोगों की भी एक कतार है। चुनाव आयोग की चुप्पी है, लेकिन ईवीएम का सवाल तो है। और जब चुनाव आयुक्त की नियुक्ति भी सरकार करेगी, तो फिर कौन सी पारदर्शिता, कौन सी ईमानदारी? तो क्यों नहीं उनके भीतर से भी लोग उठाए जाए और बताया जाए कि इस देश में 5 सीट ऐसी भी है जहां से इन्हीं मुद्दों पर वो चुनाव लड़ रहे हैं, आप उन्हें जिताइए। क्योंकि तमाम जगहों से जो मुद्दे उठकर आएंगे और जो बांटते चले जाएंगे, उसमें महिला आरक्षण को लेकर भी 5 महिलाएं तय होंगी। देश की किस कॉन्स्टिट्यूएंसी से लड़ेगी? इस देश में स्कूल एजुकेशन, जो बच्चों के स्कूलिंग के लिए काम करते हैं, वह भी लड़ेंगे। और हायर एजुकेशन में हमारे रिसर्च तक का पैसा तो कम कर दिया गया, तो हायर एजुकेशन की लड़ाई को भी आगे लाया जाएगा। इस देश के हेल्थ स्ट्रक्चर, जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, वो कितनी चरमराई हुई है, उसमें से भी लोग निकल पर आएंगे। इस देश के भीतर जितने मुद्दे भी जिस रूप में काम कर रहे हैं, और उससे जुड़े लोगों को अगर 5-5 सीट भी अलॉट की जाए, तो कम से कम इस देश के भीतर में एक बात तो तय होगी कि वही मुद्दे इंडिया के मैनिफेस्टो का हिस्सा होंगे, जो नेशनल मैनिफेस्टो होगा। और उनमें से जो लोग जीत कर आएंगे वो शातिर पॉलिटिशियन तो नहीं होंगे, वह तो उस आंदोलन और संघर्ष के आश्रय चीजों को अभी इस दौर में अगर गुस्से में है, विरोध कर रहे हैं, तो उनको उस जगह पर जगह मिले और उसके बाद इंडिया खड़ा इस देश में नजर आए। लेकिन क्या इतनी ईमानदारी इस देश के राजनेताओं में है, जो विपक्ष में ही क्यों ना हो? और इसीलिए इस पूरी राजनीति को साधने के लिए अपने अहंकार को त्यागना जरूरी है, जिद छोड़नी जरूरी है।
उम्मीद और भरोसा तभी संभव है जब आप खुद को मान लें कि आपकी लड़ाई सुधार के लिए है, बेहतरी के लिए है, ठीक करने के लिए है, क्योंकि सवाल भारत के भविष्य का है। सवाल सिर्फ 2024 का नहीं है। बीतता हुआ साल और आता हुआ नववर्ष, इन दो परिस्थितियों के बीच एक झटके में खड़े होकर जरा सोचना शुरू कीजिए। बार बार हर बरस की तारीख बदलती चली जाएगी और अभी से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2047 का टारगेट तय कर लिया है। जब भारत विकसित राष्ट्र होगा, जब भारत में प्रति व्यक्ति आय इतनी ज्यादा होगी कि दुनिया के तमाम विकसित देश जो इस दौर में मौजूद हैं उसको आगे भारत खड़ा होगा। 2047 यानी आपकी मौजूदगी और आपके बच्चे उस दौर में इस देश को चलाने की प्रक्रिया में होंगे जो सपने नहीं देखेंगे। उस दौर में उनके सामने कैसी हकीकत होगी, क्योंकि मौजूदा वक्त की हकीकत भारत को दुनिया के गरीब देशों की कतार में खड़ा करती है और दूसरी तरफ भारत की इकोनॉमी जो चौथे पांचवें नंबर पर रेंग रही है और तीसरे नंबर का दावा किया जा रहा है, उन सब के बीच असमानता इस हद तक है कि हथेलियों पर समाने वाले चंद लोगों की नेटवर्क तो अभी से विकसित देशों के रईसों से कहीं ज्यादा है। लेकिन भारत के भीतर जो बहुसंख्य तबका गरीब है, उसके हाथ में दुनिया के सबसे गरीब देशों के गरीब इलाकों से भी कहीं ज्यादा गरीबी समाई हुई है। यह भी इस देश का सच है। तो किस भारत को लेकर कौन सी रचना रचनी है? तैयारी 2024 को लेकर राजनीतिक तौर पर, सामाजिक तौर पर और सांस्कृतिक और धार्मिक तौर पर भी खड़े होना होगा। बताना होगा कि दरअसल हिंदुत्व का मतलब होता क्या है। और जब राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का सवाल हो तो सवाल यह नहीं कि इस देश के भीतर में किसके घर के भीतर कौन बड़ा पुजारी है या कौन कैसी पूजा कर रहा है। बुलाने के लिए उसकी पूजा का आकलन नहीं है, बल्कि बुलाने के लिए उसके नेटवर्थ, उसकी लोकप्रियता और उसकी अपनी पहचान जो दुनिया भर में है, वही वीवीआईपी है। उद्धव ठाकरे को समझना चाहिए, लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी। मायावती को समझना चाहिए, लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी। और राहुल गांधी को भी समझना चाहिए, सवाल कांग्रेस का नहीं है, इस दौर में सवाल देश का है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।